प्रारंभिक इतिहास और उत्पत्ति। पांड्य वंश का इतिहास कम से कम 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है, जैसा कि संगम साहित्य और अशोक के शिलालेखों में उल्लेख मिलता है। पांड्य वंश की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। कुछ कथाओं के अनुसार पांड्य राजा भगवान शिव और पार्वती से संबंधित थे और उनकी राजधानी मथुरै में मीनाक्षी मंदिर इसका प्रतीक है। मीनाक्षी मंदिर पांड्य वंश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र रहा है। संगम साहित्य में पांड्य राजाओं को मूवेंद्र, 3 ताज में से एक माना गया है। अन्य 2 चेर और चोल वंश थे। ये तीनों वंश प्राचीन तमिलनाडु के प्रमुख शासक थे और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग करते थे। संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक में पांड्य वंश की राजधानी मथुरै थी, जो तमिल साहित्य और संस्कृति का केंद्र थी। इस काल में पांड्य राजाओं ने कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप संगम साहित्य का विकास हुआ। प्रारंभिक पांड्य राजा और संगम काल। संगम साहित्य में कई पांड्य राजाओं का उल्लेख है, जैसे नेदुंचेलियन, जिन्हें आर्यभदेशदंता के नाम से जाना जाता था। नेदुंचेलियन एक प्रसिद्ध पांड्य राजा थे, जिन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपनी शक्ति का विस्तार किया। संगम साहित्य में उनके शौर्य और प्रशासनिक कौशल की प्रशंसा की गई है। इस काल में पांड्य वंश का शासन मुख्य रूप से तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों जैसे मदुरै, तिरुनेलवेली और रामनाथपुरम तक सीमित था। पांड्य राजाओं का शासनकाल संगम साहित्य के माध्यम से जीवंत रूप से चित्रित किया गया है। इस साहित्य में उनके युद्ध, व्यापार और सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। पांड्य राजा समुद्री व्यापार में भी सक्रिय थे और उनके बंदरगाह जैसे कोरकई प्राचीन विश्व के 7 व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। रोमन साम्राज्य, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे, जिसके प्रमाण पुरातात्विक खोजों जैसे रोमन सिक्कों और मिट्टी के बर्तनों से मिलते हैं। मध्यकालीन पांड्य वंश और पुनरुत्थान। संगम काल के बाद पांड्य वंश का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हुआ, क्योंकि दक्षिण भारत में कलब्र वंश का उदय हुआ। कलब्रों ने तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया और पांड्य, चोल और चेर वंशों को हाशिए पर धकेल दिया। हालांकि 7वीं शताब्दी ईस्वी में पांड्य वंश ने फिर से अपनी शक्ति को पुनर्जनन किया। इस पुनरुत्थान का श्रेय राजा कनुंगोन को दिया जाता है, जिन्होंने कलब्रों को परास्त कर पांड्य साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। मध्यकालीन पांड्य वंश का स्वर्णकाल 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इस अवधि में पांड्य वंश ने न केवल तमिलनाडु बल्कि केरल, श्रीलंका और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों पर भी अपना प्रभाव बनाया। इस काल के सबसे प्रसिद्ध पांड्य राजा मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम 1216 से 1238 ईस्वी थे, जिन्होंने चोल वंश को परास्त कर दक्षिण भारत में पांड्य वंश की सर्वोच्चता स्थापित की। उनके शासनकाल में पांड्य साम्राज्य ने व्यापार, कला और वास्तुकला में अभूतपूर्व प्रगति की। समुद्री व्यापार और आर्थिक समृद्धि। पांड्य वंश अपनी समुद्री शक्ति और व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उनके बंदरगाह जैसे कोरकई, कायल और तूतुकुड़ी प्राचीन विश्व के 7 व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। पांड्य राजा मसाले, मोती, रत्न और कपड़ों का निर्यात करते थे, जिसके बदले में उन्हें सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती थीं। विशेष रूप से मोती व्यापार में पांड्य वंश की महारत थी और मन्नार की खाड़ी में मोती मछली पकड़ने का उद्योग उनके आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्रोत था। पांड्य वंश के सिक्कों पर मछली का प्रतीक अंकित होता था, जो उनकी समुद्री शक्ति और व्यापारिक गतिविधियों का प्रतीक था। ये सिक्के न केवल दक्षिण भारत में बल्कि श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में भी प्रचलित थे। पांड्य वंश के व्यापारिक संबंध रोमन साम्राज्य, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ थे। कला, संस्कृति और मंदिर निर्माण। पांड्य वंश ने तमिल संस्कृति और कला को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी मंदिर निर्माण की कला। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, तिरुनेलवेली का नेल्लयप्पर मंदिर और कांचीपुरम के कई मंदिर पांड्य वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पांड्य मंदिरों की विशेषता उनकी विशाल गोपुरम, मंदिर के प्रवेश द्वार,
जटिल नक्काशी और भव्य मूर्तियां थीं। पांड्य वंश ने तमिल साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। उनके शासनकाल में कई तमिल कवियों और विद्वानों को संरक्षण मिला, जिसके परिणाम स्वरूप तमिल साहित्य में भक्ति काव्य का विकास हुआ। शिव और विष्णु भक्ति पर आधारित साहित्य इस काल में विशेष रूप से लोकप्रिय था। पांड्य राजाओं ने संगम परंपराओं को भी जीवित रखा और तमिल भाषा के विकास में योगदान दिया। पतन और विरासत। 13वीं शताब्दी के अंत तक पांड्य वंश का प्रभाव कम होने लगा। दिल्ली सल्तनत के आक्रमण, विशेष रूप से मलिक काफू के नेतृत्व में 1311 ईस्वी में मदुरै पर हुए आक्रमण ने पांड्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इसके बाद मदुरै सल्तनत की स्थापना हुई और पांड्य वंश का शासन सीमित हो गया। हालांकि पांड्य वंश के कुछ छोटे शासक तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में 16वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। पांड्य वंश की विरासत आज भी तमिलनाडु की संस्कृति, कला और वास्तुकला में जीवित है। मीनाक्षी मंदिर और अन्य पांड्य मंदिर आज भी तमिलनाडु के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। पांड्य वंश ने तमिल भाषा, साहित्य और व्यापार को बढ़ावा देकर दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया।